नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे तारों के जीवन चक्र के बारे में। मित्रों, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और उससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत रहे, जो भी थ्योरी रही, हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। आफ्टर ऑल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जो कुछ घटनाएं घटती हैं, जो परिवर्तन होते हैं या जिनका निर्माण होता है, जैसे आकाशगंगा और तारों का जो निर्माण होता है, यहाँ तक हम लोग इससे पहले के 2 वीडियो में समझ चुके हैं। आज का तारों का जीवन चक्र, इससे रिलेटेड ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस जियोग्राफी के क्लास को और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद उसके क्लास को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे तारों का जीवन चक्र। देखें, तारों का जीवन चक्र पढ़ने के लिए हमें एक क्वेश्चन का सहारा लेना होगा और उसी के आधार पर हम लोग आगे सारी चर्चाओं को करेंगे और ये क्वेश्चन हमें एक सहारा देगा। क्वेश्चन एक छोटा सा, साधारण सा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और वो क्वेश्चन है कि तारों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कहीं कोई जटिल क्वेश्चन नहीं है कि तारों के जीवन चक्र से संबंधित या तारे के जीवन चक्र से संबंधित उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा कीजिए तथा तारों की विशिष्टता क्या है उस पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यह हम लोगों का एक प्रश्न है। अब देखें कि जैसे ही हम लोग प्रश्न पर आए तो हमें यह जानना होगा कि तारा क्या है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आकाशगंगा को जब हम लोग पढ़ रहे थे, इन दोनों लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन से हीलियम नाभिक में परिवर्तन होता है और ये होता है, तारों का निर्माण होता है। लेकिन ये तारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न चरणों से होकर के भी गुजरता है ना। लेकिन सामान्य परिभाषा, सामान्य शब्दों में हम लोग कहें कि एक सामान्य परिभाषा यह होती है कि वे आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाशित होते हैं तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, मतलब प्रकाश भी हो और ऊर्जा भी हो, और वो खगोलीय पिंड, उसे हम तारा के रूप में जानते हैं। ये बड़ी साधारण परिभाषा हो गई। ये छोटे जब हम लोग थे, बचपन में थे, तब ये हम लोगों को बताया जाता था, ग्रह और तारों में अंतर करके जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज जब हम लोगों को इस बिंदु पर पढ़ना है, इस लेवल पर पढ़ना है, तो थोड़ा सा हमें अपनी जानकारी को गहरा करना होगा। और ये जानकारी हमारी कहाँ से कनेक्ट होगी? तो जो हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में और आकाशगंगा में तारों के निर्माण को, जो एक सतही तौर पर हम लोगों ने देखा। अब देखें कि आकाशगंगा के क्लास में या इसी में हम लोग देखें कि वे आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाशित होते हैं तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अब यहाँ जो पिंड शब्द आया है और प्रकाश तथा ऊर्जा, ये 2 चीजें आई हैं। और हम लोगों ने देखा कि बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन के बादल होते हैं, वो संकुचित होते हैं, संलयन होता है, उनके नाभिकों का परिवर्तन होता है एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर के बाद, तो फिर तारों का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं उसके तत्व भी होंगे। तो उन तत्वों का संगठन क्या है और वो कितनी मात्रा में है, उसको हम लोग देख लें, तब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि वे आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तारा, उन्हें हम तारे की संज्ञा देते हैं या तारा की संज्ञा देते हैं। तो तारों का औसत तत्वीय संगठन क्या है? तो यहाँ तत्व हो जाएगा और यहाँ मात्रा प्रतिशत में हो जाएगी। मंदाकिनी को जब हम लोग पढ़ रहे थे अपनी पिछली कक्षा में, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सूर्य और अन्य तारों के नाभिक में, सूर्य और अन्य तारों का जो तत्वीय संगठन है उसमें 98% हाइड्रोजन और हीलियम होता है। यह तो एक सतही जानकारी थी। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%, बाकी के 2% में कार्बन, नाइट्रोजन, नियान और लौह तत्व। तो कार्बन, नाइट्रोजन और नियान 1.5% और लौह तत्व कितना होता है? 0.5%। ये हमारे तारों का तत्वीय संगठन हो गया। अब तत्वीय संगठन के बाद जब इसका जीवन चक्र, तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, अब उसको हम लोग गहराई से देख रहे हैं। और ओरिजिन के बाद प्रत्येक चरण में इसको क्या कहा जाता है, तो इसके पूरे जीवन चक्र को हमें समझना होगा। और एक चीज यहां हमें और जाननी होगी कि तारों का जो जीवन होता है वो उनके उसमें जो द्रव्यमान होता है, द्रव्य का जो द्रव्यमान होता है, वो उस द्रव्यमान से निर्धारित होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये द्रव्यमान इन पर इफेक्ट करता है। देखिए,
तारों का जीवन चक्र, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट या लाइफ साइकिल, जन्म और विकास या लाइफ साइकिल ही ज्यादा अच्छा होगा। तो जो जब शुरुआत में, क्योंकि यहां तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी तारे का जन्म आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों से होता है। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम का बादल है, इसको हम किस रूप में जानेंगे? तो इसको हम जानते हैं गैस मेघ, गैस क्लाउड, या इसको स्टेलर नेबुला भी कहते हैं। जब आकाशगंगा के तीसरी भुजा में गैस के बादल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का जब संलयन हो रहा है, तो ये जब गैसीय अवस्था में है तो ये गैस क्लाउड और उसके बाद स्टेलर नेबुला, इस अवस्था को स्टेलर नेबुला कहते हैं। अब गैसीय अवस्था के बाद प्रोटोस्टार, आदि तारा, ये अवस्था कौन सी होती है? तो जब हाइड्रोजन का बादल काफी बड़ा होता है हाइड्रोजन का, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब वो सिकुड़ने लगता है, बड़ा बादल जब वो सिकुड़ने लगता है और एक गैसीय पिंड का रूप ले लेता है, वो बादल नहीं रहा, अब वो गैसीय पिंड का रूप ले रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इसे आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। ये एक चरण है। जब वो गैसीय पिंड के रूप में संकुचित हुआ तब वो आदि तारा हुआ, लेकिन सघन केंद्र जब इसका सेंटर जो होता है, ये केंद्र जब सघन हो जाता है तो इसे भ्रूण तारा या एम्ब्रियो स्टार भी कहते हैं। यहाँ गैसीय पोजीशन, स्टेलर नेबुला, प्रोटो स्टार और एम्ब्रियो स्टार, ये 4 स्टार हमने 2 हेडिंग में चार चरण को हम लोगों ने देखा। 5वां चरण क्या है? जब ये तारा कब कहलाएगा? तो आदि तारा के सिकुड़ने के, प्रोटो स्टार के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टक्कर होने लगती है। एक बात, एक छोटे से कमरे में मान लीजिए कि 2 लोग रह रहे हैं, तो जगह काफ़ी है, उसमें 4 लोग हो जाए या उस कमरे को ही छोटा कर दिया जाए, क्या होगा? और उसी कमरे में यदि उस कमरे को और छोटा कर दिया जाए तो जो लोग होंगे, जैसे एक बस जा रही है, उसमें कुछ सवारी भरे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए, कुछ यात्री बैठे हुए हैं, और उस बस की क्षमता 50 है, लेकिन उसमें 150 लोग हो गए, तो धक्का मुक्की तो होगी। तो ऐसे ही अब चूंकि यहाँ सवारी तो आ नहीं सकती, यात्री तो आ नहीं सकते, तो यहाँ क्या होता है कि संकुचन होता है। और जब ये बादलों का संकुचन होगा और स्पेस कम होगा, इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये बादल है और यहाँ इस तरह से परमाणु बिखरे हुए हैं गैसीय अवस्था में, लेकिन जब ये धीरे धीरे संकुचन होगा और ये संकुचन इस तरीके से होगा तो इन परमाणुओं की दूरी आपस में कम होगी या ज़्यादा होगी? आपस में दूरी कम होगी। और जैसे ही आपस में दूरी कम होगी तो क्या होगा कि इनकी परस्पर टक्कर बढ़ जाएगी, और इस प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष तक का समय लगता है। और ये सिकुड़न की जो प्रक्रिया है, ये सिकुड़न की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है। परिणाम क्या होता है कि परमाणुओं की जो परस्पर टक्कर होती है, जो घर्षण होता है, इनकी आवृत्ति, इनकी संख्या बढ़ने का परिणाम यह होता है कि आंतरिक ताप अपरिमित रूप से बढ़ जाता है। ताप बहुत ज्यादा हो गया। परिणाम क्या होता है? इस ताप के बढ़ने से परमाणु संकुचन, पहले तो सिकुड़न हुआ, ध्यान से शुरू से चलते हैं। पहले सिकुड़न का परिणाम यह हुआ कि परमाणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ गई, आपस में उनकी टक्कर ज्यादा होने लगी। परिणाम स्वरूप आंतरिक ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जैसे ही ताप बढ़ता है अपरिमित रूप से, तो ये हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। अब जब हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं तो असीमित ऊर्जा मुक्त होती है, जो तारे की परिभाषा में हम लोगों ने देखा था। अब असीमित ऊर्जा मुक्त होती है, अंततः अंदर का ताप और दाब और अधिक बढ़ जाता है, और यह अवस्था तारा के नाम से जानी जाती है। इसी अवस्था को तारा कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि तारे का निर्माण कैसे होता है, यह तो हम लोग देख लिए। अब चूंकि तारे का निर्माण हो गया, तो यह अपने द्रव्यमान के अनुसार बड़ा या छोटा या औसत होता है। ये इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो हम लोगों ने पहले देखा। यहां तक हम लोग समझे तारे की परिभाषा कि इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा तारे का तत्वीय संगठन, वो हम लोग समझे।
तारे के जीवन चक्र में हम लोगों ने देखा कि कैसे गैस क्लाउड, फिर स्टेलर नेबुला, फिर प्रोटो स्टार, एम्ब्रियो स्टार, फिर एट लास्ट आकर के स्टार की कंडीशन हुई। और स्टार के बाद यह निर्धारित हुआ कि कोई भी तारा अपने द्रव्यमान के आधार पर, अपने द्रव्यमान के अनुसार बड़ा, छोटा या औसत होता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो कुछ और चीज़ों को हम लोग देखें कि क्या तारे का जो निर्माण हुआ, तो ये तो गतिशील है ना, कि अब निर्माण के बाद रुक जाएगा, क्योंकि यदि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है और हीलियम का यदि नाभिकीय संलयन हो रहा है तो यह प्रक्रिया कैसे रुकती है और इसके रुकने का परिणाम क्या होता है और यह विस्तृत होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग देखेंगे। अब चूंकि तारे का निर्माण हो गया है, द्रव्यमान तक बात पहुंच गई है, तो हम लोग देख लें कि एक अवस्था और इसके आगे, विकसित अवस्था। जैसे जैसे तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होगी, उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा और कुछ समय बाद जब हीलियम की प्रधानता तारे के क्रोड में हो जाएगी, तारे का क्रोड ऐसे ये तारा है और इसको हम लोग ये ऊपरी भाग, ये मध्यवर्ती भाग और ये क्रोड, और यहाँ हीलियम में चूंकि हाइड्रोजन से हीलियम हो रहा है इसके नाभिक में, और चूंकि जब यहाँ पर इसमें क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि यह अभिक्रिया रुक जाएगी। कौन सी अभिक्रिया? हीलियम के नाभिक के संलयन की अभिक्रिया रुक जाएगी। अब जैसे ही अभिक्रिया रुकेगी तो क्या होगा? अब तारे के बाह्य कवच, ये जो बाहरी कवच है, इस बाहरी कवच पर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ संतुलन हो गया, यहाँ अब हीलियम की प्रधानता हो गई, हाइड्रोजन अब कम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कम हुआ तो अब हीलियम की प्रधानता, और यहाँ बाह्य कवच में अब क्या होगा कि बाह्य कवच में हाइड्रोजन अब हीलियम में आएगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में आएगा तो क्या होगा कि ऊर्जा का विकिरण होगा। हाइड्रोजन जब हीलियम में आएगा तो ऊर्जा का विकिरण होगा। अब ऊर्जा का ये विकिरण की तीव्रता घट जाती है, फलतः तारे का जो दृश्य रंग है, जो तारे को हम लोग देखते हैं, ये लाल दिखाई देता है, और इसी लाल रंग के कारण इसे रेड गेंट या रक्त दानव के नाम से हम जानते हैं। अब चूंकि लाल दानव चरण में पहुंचने के बाद, रेड गेंट में पहुंचने के बाद क्या होगा कि इसका भविष्य क्या होगा, यह इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसको एस चंद्रशेखर ने परिभाषित करते हुए इस द्रव्यमान को इन्होंने कहा है, एक मानक द्रव्यमान उन्होंने बताया कि 1.44 सौर द्रव्यमान, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, यह श्वेत बामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। अर्थात किसी तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है तो वह लाल दानव से श्वेत बामन में और अंततः काला बौना में परिवर्तित होगा। शब्दों को पकड़ते चलिए। यहाँ हम लोग रेड गेंट के बाद अब तारे का भविष्य क्या होगा? वो श्वेत बामन होगा, काला बामन होगा, या उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद वो न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में परिवर्तित होगा। ये दो चरण हैं। अब इन दोनों चरणों को हम लोग ऐसे समझें कि यदि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या सूर्य के द्रव्यमान से कम किसी तारे का, रेड गेंट का द्रव्यमान है, तो वो पहले तो श्वेत बामन होगा, उसके बाद काला बामन होगा। यहाँ काला बामन, ब्लैक डार्फ और ब्लैक होल दोनों में अंतर है, हम लोग इस दोनों को समझेंगे। यदि, अब दूसरा तथ्य क्या है, यदि सूर्य के द्रव्यमान से इस रेड गेंट या तारे का द्रव्यमान अधिक है तो वो अपने द्रव्यमान के अनुसार अधिक है या कई गुना अधिक है तो सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में जाएगा। अब यहां तक हम लोग जब समझ लिए, तारे का जन्म हो गया और तारे का जो नाभिकीय संलयन है या आंतरिक जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तारा रेड गेंट में आया, तो यहां से जो भविष्य का निर्माण होता है तो उसमें हमें श्वेत बामन, काला बामन ये समझना पड़ेगा, सुपरनोवा विस्फोट समझना पड़ेगा, और न्यूट्रॉन तारा समझना पड़ेगा, और ब्लैक होल समझना पड़ेगा, कृष्ण विवर समझना पड़ेगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि श्वेत बामन किसे कहते हैं। श्वेत बामन की संरचना का पता सबसे पहले आर एस फाउबर ने लगाया, और इन्होंने
कहा कि लाल दानव का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम होगा, चंद्रशेखर सीमा की बात हो रही है, तो उसका बाह्य कवच प्रसारित होकर क्या होगा, अंततः लुप्त हो जाएगा। यदि इस तारे का देखिए यदि इसका द्रव्यमान यहां सूर्य के द्रव्यमान से यदि कम है, सूर्य के द्रव्यमान से यदि कम है, तो इसका जो बाह्य कवच है यह प्रसारित होकर के लुप्त हो जाएगा और परिणाम क्या होगा कि यह क्रोड बचेगा। यह जो बचा हुआ क्रोड है धीरे धीरे संकुचित होगा और अत्यधिक घनत्व के द्रव्य के गोले में शेष बचेगा। यह इसका बाह्य कवच तो गायब हो गया, प्रसारित होकर के लुप्त हो गया, तो ये जो क्रोड बचा ये अत्यधिक घनत्व के द्रव्य के गोले में शेष बचेगा। फलतः इसका आंतरिक ताप क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? आंतरिक ताप बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जब आंतरिक ताप बढ़ेगा तब अगली कंडीशन क्या होगी कि हीलियम के जो नाभिक हैं वो संलयित होकर के कार्बन के तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा और हीलियम के संलयन के परिणाम स्वरूप मुक्त ऊर्जा का जो दर है वो क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? वो ऊर्जा जो अभी तक उत्सर्जित होती थी उसका रेट कम होगा, क्योंकि अब यहाँ कार्बन के तत्वों में परिवर्तन हो रहा है। तो जो बचा हुआ क्रोड है, ऊर्जा का दर, जब उत्सर्जित ऊर्जा का दर कम होगा तो जो बचा हुआ क्रोड है वो दीप्त हो जाएगा, वो अत्यधिक चमकीला या प्रकाशमान हो जाएगा। और इसी अवस्था को श्वेत बामन के रूप में हम जानते हैं। यह श्वेत बामन जब तक दीप्त रहेगा तब तक तब तक दीप्त रहेगा जब तक कि इसका संपूर्ण हीलियम उच्च द्रव्यमान के नाभिक में परिवर्तित नहीं हो जाता। यह क्लियर हो गया? इसको फिर से समझा जाए कि यदि रेड गेंट लाल दानव की अवस्था में पहुंचने के बाद यदि तारे का लाल दानव अवस्था में पहुंचने के बाद यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है अथवा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, तो इसका जो बाह्य कवच है ये बाह्य कवच क्या होगा, प्रसारित होकर के लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये जो क्रोड का हिस्सा बचा हुआ है, ये क्रोड का हिस्सा धीरे धीरे संकुचित होकर के अत्यधिक घनत्व के द्रव्य के गोले में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जब गोले में परिवर्तित होगा तो जो हीलियम है, हीलियम के नाभिक का संलयन किसमें होगा, अब ये कार्बन के तत्वों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और चूंकि हीलियम के संलयन का परिणाम यह होगा कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन है उसका रेट कम हो जाएगा, उसकी दर कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप जो ये बचा हुआ क्रोड है, ये जो क्रोड बचा हुआ है, ये जो क्रोड बचा हुआ है ये प्रकाशमान हो जाएगा, ये दीप्त हो जाएगा। और ये तब तक दीप्त रहेगा जब तक कि हीलियम, इसके क्रोड में बचा हुआ संपूर्ण हीलियम उच्च द्रव्यमान के नाभिक में परिवर्तित नहीं हो जाता। और इस अवस्था को R.H. फाउबर ने श्वेत बामन के रूप में पहचान किया। यहां तक हम लोग समझ गए। अब इसमें एक चीज जो हमें जाननी है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाले श्वेत बामन का व्यास सूर्य के व्यास का 1% तथा लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर होगा। सूर्य के द्रव्यमान के बराबर कोई श्वेत बामन है तो उसका व्यास सूर्य के व्यास का 1% और लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर होगा। अब श्वेत बामन हम लोग यहां तक तो देख लिए कि अब रेड गेंट के बाद श्वेत बामन में किस तरह से परिवर्तित होता है। अब जब ये हीलियम उच्च द्रव्यमान के नाभिक में परिवर्तित नहीं हो जाती और जब तक हीलियम है ये दीप्त है, और हीलियम खत्म होने के बाद संपूर्ण हीलियम जब इसका नष्ट हो गया तब क्या होगा, तब यह होगा कि श्वेत बामन के क्रोड का हीलियम धीरे धीरे जब समाप्त हो जाएगा तब वह ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। ये जो बचा हुआ क्रोड जो प्रकाशमान था, दीप्त था, ये अब क्या करेगा कि हीलियम समाप्त होने के बाद अब ये न ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न प्रकाश का उत्सर्जन करेगा और वह ठंडा हो जाएगा। अभी तक ये अपरिमित ताप भी था, आंतरिक ताप और ताप बढ़ गया था, काफी ऊर्जा भी विमुक्त हो रही थी।
लेकिन अब यह धीरे धीरे शीतल बौना तारा, चूंकि पहले बड़ा था वाह्य क्रोड, पहले ये वाह्य कवच इसका पहले ही लुप्त हो चुका है, अब क्रोड ही बचा था, वो भी क्रोड अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब कि उसके नाभिक का हीलियम समाप्त हो जाता है और प्रकाश और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप वह शीतल काला बौना के रूप में, छोटा बौना के रूप में हमें एक दृश्यमान होता है। और एक चीज यहां हमें समझना होगा कि यह काला बामन या ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक होल या कृष्ण विवर्त या काले छिद्र से बिल्कुल अलग है, उसकी संकल्पना बिल्कुल अलग है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी यहां हम लोग देख रहे हैं ऐसे तारे के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर हो अथवा सूर्य के द्रव्यमान से कम हो। अब एक दूसरा कंसेप्ट, यह तो हमने देख लिया कि सूर्य के द्रव्यमान से के बराबर या सूर्य के द्रव्यमान से जिस तारे का द्रव्यमान कम है उसकी यह पोजीशन होती है। अंततः वो इस कंडीशन में पहुंचता है, रेड गेंट के बाद वो पहुंचता है श्वेत बामन की अवस्था में, उसके बाद वो ब्लैक ड्वार्फ है। तो फिर सुपरनोवा विस्फोट क्या है? सुपरनोवा विस्फोट को ऐसे समझे कि जो तारे द्रव्यमान में सूर्य से कई गुना भारी होते हैं और रक्त दानव अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनका क्रोड अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ता जाता है। क्रोड का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं, यह अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ता जाता है। किसका? ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना भारी हो। और जब यह सिकुड़ेगा तो तापमान में वृद्धि होगी कि कमी होगी? वृद्धि होगी। तो तापमान में वृद्धि हुई, और जब तापमान में वृद्धि हुई तो क्या हुआ कि क्रोड का हीलियम कार्बन में बदल जाएगा। भाई हाइड्रोजन से हीलियम में तो आया है, अब हीलियम, ये क्रोड का जो हीलियम है ये अब किस में बदलेगा? कार्बन में बदलेगा। यह कार्बन क्रमशः, अब यह कार्बन क्रमशः किस में होता है? अब यह भारी पदार्थों जैसे लोहे से युक्त हो जाता है, तो केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाती है। अंततः नाभिकीय संलयन की क्रिया यहाँ भी रुक गई। और इस क्रिया के रुकने का परिणाम क्या हुआ? नाभिकीय संलयन की क्रिया के रुकने का, चूंकि ये तो प्रक्रिया चल रही है, तो अब जैसे ही ये क्रिया रुकती है तो इसके मध्यवर्ती परत में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो मध्यवर्ती परत है ये अब केंद्र पर ध्वस्त होने लगते हैं, यानी कि मध्यवर्ती परत इसका टूटने लगता है। और इससे निकली ऊर्जा, जब ये मध्यवर्ती परत इस केंद्र में टूटेगा तो ऊर्जा विमुक्त होगी कि नहीं होगी? ऊर्जा निश्चित रूप से विमुक्त होगी। और जैसे ही ये ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो एक भयानक विस्फोट के साथ एक भयानक विस्फोट होता है। तारे की ऊपरी परत को, ये जो तारे की ऊपरी परत है इसको उड़ा देती है, और इसे सुपरनोवा विस्फोट के विषय में हम लोग जानते हैं। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक जिस तारे का द्रव्यमान होगा, और वो तारा रेड गेंट की अवस्था में, रक्त दानव की अवस्था को यदि प्राप्त है, तो क्या होगा कि क्रोड में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन बढ़ जाएगा। संकुचन बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ने का परिणाम यह होगा कि हीलियम के नाभिक अब कार्बन या लोहे जैसे भारी पदार्थों से भर जाएंगे। अब जैसे ही ये भारी पदार्थ भरेंगे तो अगला परिणाम क्या होगा कि नाभिकीय संलयन की क्रिया रुकेगी। नाभिकीय संलयन की क्रिया के रुकने का परिणाम उसके मध्यवर्ती भाग में पड़ रहा है। मध्यवर्ती परत क्या काम करेगी कि क्रोड में ध्वस्त होना शुरू करेगी, और जैसे ही ध्वस्त होना शुरू करेगी तो ये ऊर्जा जो निकलेगी वो ऊर्जा एक भारी विस्फोट के साथ इसके ऊपरी परत को उड़ा देगी। मतलब मध्यवर्ती परत और ऊपरी परत, तीनों परत गायब। और ये जो भयानक विस्फोट होता है तेज आवाज के साथ, इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट का परिणाम क्या होता है कि इसके पश्चात सुपरनोवा से जो प्रघात लहरें, शॉक वेव्स, ये आपको जानना पड़ेगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज शॉक वेव्स, शॉक वेव्स क्या है? तो शॉक वेव्स निकलती हैं यानी प्रघात लहरें निकलती हैं। देखिए एग्जाम में जो टर्म्स आपके यूज किए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसे भी हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रघात लहरें, शॉक वेव्स, इसका इंग्लिश आप लोग जान लें कि शॉक वेव्स, तथा गैसीय बादल, यहाँ से प्रघात लहरें निकलती हैं और गैसीय बादल भी निकलते हैं। विस्फोट होगा तो निश्चित रूप से बादल निकलेंगे, और ये जो बादल निकलते हैं वो नई पीढ़ी के तारों का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सा
नई पीढ़ी के तारे, थोड़ा न्यूट्रॉन तारा को हम लोग देख लिया जाए कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा क्या है। तो इसके विषय में सबसे पहले तो यह जान लें कि इसका पता मिस जोकोलिन ने 1967 में लगाया, और कुछ खगोल विधि से पल्सर भी कहते हैं। पल्सर की एक क्वालिटी हम लोग आकाशगंगा वाले क्लास में पढ़े थे कि उसमें से रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, रेडियो तरंगों का वो प्रसार करता है और नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगों का प्रसार करता है। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध रेडियो तरंगों से है। लेकिन अब यहाँ सुपरनोवा विस्फोट के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि जब कोई विशाल तारा अपने अंतिम अवस्था में होता है, मतलब रेड गेंट की अवस्था में, और भीषण सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो केंद्रीय भाग बचता है, चूंकि मध्यवर्ती और ऊपरी परत तो इसकी पहले ही उड़ गई है, ये मध्यवर्ती परत क्रोड में ध्वस्त होने लगी, और जैसे ही ये क्रोड में ध्वस्त हुई तो यहाँ से जो ऊर्जा निकली, इस ऊर्जा ने इसके ऊपरी परत को उड़ा दिया। परिणाम क्या होता है कि ऊपरी परत महाविस्फोट के साथ, तो ये प्रक्रिया विस्फोट वाली सुपरनोवा कहलाई। लेकिन ये ऊपरी परत से के निकलने के बाद ऊर्जा तो विमुक्त होती ही है, प्रघात लहरें भी निकलती है और गैसीय बादल भी बनते हैं, जो नई पीढ़ी के तारों का ये निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो केंद्रीय भाग है, क्रोड है, ये क्या करेगा कि इसका अत्यधिक घनत्व एवं व्यास कुछ मील का, इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन व्यास इसका कम होता है। क्योंकि ये व्यास इसका इसलिए कम होता है कि आप देखें कि यदि केवल यही भाग बचा हो इसका, उतने बड़े तारे का इतना छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, तो कुछ मील का जो व्यास होता है, यही से न्यूट्रॉन तारे का, इसी से न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। जो रेस्ट अमाउंट बचता है इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्रोड का, उससे न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। और यह न्यूट्रॉन तारा अपने अक्ष पर 1 सेकेंड में 30 बार घूर्णन करता है तथा तीव्र रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है, और इसमें रेडियो तरंगों का संकेंद्रण ध्रुवों पर अत्यधिक होता है। यहां तक हम लोग न्यूट्रॉन तारा को समझ लिए। अब बात आती है कि कृष्ण विवर क्या है। तो कृष्ण विवर का भी संबंध कहीं ना कहीं सुपरनोवा विस्फोट से जोड़ा गया है, कि जिन तारों का द्रव्यमान, इसकी परिभाषा में कहा गया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो या उसके द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक हो, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। 3 गुना से अधिक द्रव्यमान वाले तारे कैसे, कि हम लोग न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। अब यहाँ जो ये न्यूट्रॉन तारा बना तो इसका जो द्रव्यमान है वो कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो गया। अच्छा, आप लोग देखिए, मेरा यह मानना है कि बचपन में जो कुछ हम लोग खेल खेलते हैं उन खेलों से भी भूगोल सीखा जा सकता है। जैसे बचपन में हम लोग, पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए, यदि नहीं किए हैं तो उसको देख लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश से भी आग लगाई जाए, एक प्रयोग होता था। बुजुर्ग लोग जो होते थे हम लोगों के परिवार में, उनके घर में मोटा मोटा चश्मा होता था, उस शीशे को निकाल करके हम लोग सूर्य की रोशनी को सेंट्रलाइज करते थे, और वो सेंट्रलाइज होने के बाद कुछ एक जगह पे जब करते थे तो इतना ज़्यादा विकिरण हो जाता था कि उसमें आग लग जाती थी। तो इसको हम लोग इसी तरह से समझेंगे, चूंकि द्रव्यमान का, अब यहाँ भले इसका व्यास या घनत्व, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें घनत्व तो अत्यधिक है और इसकी मध्यवर्ती परत और ऊपरी परत भी गायब है, तो अब क्या होगा कि द्रव्यमान का अत्यधिक संकेंद्रण कहाँ होगा, न्यूट्रॉन तारे में होगा, न्यूट्रॉन तारे के केंद्र में होगा। और जब ये अत्यधिक संकेंद्रण होता है किसका, द्रव्यमान का, तो ये असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को कृष्ण विवर की संज्ञा दी जाती है। अब इसका अपरिमित, जिसका कोई माप नहीं है, वो द्रव्यमान और असीमित घनत्व जब इसका होता है तो ऐसे पिंड को कृष्ण विवर कहते हैं। और इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना होता है, इतना अधिक होता है कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, इस ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। तो एक बार जरा हम लोग इस साइकिल को देख लें, बड़े आराम से सारी परिभाषा समझ में आ जाएगी। ये प्रथम चरण हमारा होगा, ये गैस क्लाउड,
स्टेलर नेबुला, ये गैस क्लाउड है। इस गैस क्लाउड से दो तरीके के तारों का निर्माण होता है, एक तो एवरेस्ट तारा और दूसरा बड़ा तारा। एवरेस्ट तारा का मतलब ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर हो या सूर्य से कम हो, दूसरा जिसका द्रव्यमान सूर्य से अधिक हो या बहुत अधिक हो। ये दोनों की गति होती है रेड गेंट में, लाल दानव के रूप में दोनों लोग परिवर्तित होते हैं। अब दोनों लोग परिवर्तित होते हैं तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि ये आगे चल करके प्लेनेटरी नेबुला और उसके बाद व्हाइट डार्फ में हो जाएंगे, श्वेत बामन में, और अंततः ये दीप्त ब्लैक बामन, काला बामन में यहाँ ये दीप्त प्रकाशमान, ये शीतल हो जाएंगे और ये काला बामन के रूप में रहेंगे। लेकिन ये जो बड़े आकार का है, ये जब लाल दानव की पोजीशन में आएगा तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ सुपरनोवा विस्फोट होगा। और इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद, क्योंकि इसका जो केंद्रीय भाग क्रोड जो बच रहा है सुपरनोवा विस्फोट के बाद इस तारे का, वो केंद्रीय भाग यहाँ पहुँचेगा, न्यूट्रॉन तारा, ध्रुवों पर इसके रेडियो तरंगों का संकेंद्रण हो रहा है, और इसी से एक अवस्था हमारी होती है ब्लैक होल, जिससे कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो तारों के जीवन चक्र को तारे क्या है ये हम लोगों ने समझा, तारे का तत्वीय संगठन हम लोगों ने समझा, और तारों के जीवन चक्र को हम लोग समझे। तो अब थोड़ा सा तारों के विषय में इसकी विशिष्टता क्या है इसको हम लोग देख लें कि तारों की दूरियां, कि तारों की दूरी कैसे मापी जाती है। भाई पृथ्वी से कैसे दूरी मापी जाएगी, तो इस दूरी मापने वाली विधि को पैरेलेक्स विधि कहा जाता है। और ये विधि कैसे काम करती है कि पृथ्वी के परिक्रमा पथ पर, यह पृथ्वी का यदि परिक्रमा पथ है तो यहाँ से दो विभिन्न अवस्थाओं से किसी तारे का कोणीय माप लेते हैं, और इसमें जो स्थिति परिवर्तन होता है इस कोणीय माप के साथ ही एक त्रिभुज जो बनाया जाता है, इस त्रिभुज के आधार पर इसका कोण ज्ञात किया जाता है, और इन कोणों के मानों के आधार पर तारे की दूरी निकाली जा सकती है। यह पैरेलेक्स विधि है। लेकिन बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनकी दूरी पैरेलेक्स विधि द्वारा नहीं ज्ञात की जा सकती, तो उसके लिए खगोलविदों द्वारा हर्ट्ज तरंग रसेल आकृति द्वारा तारों की ज्योतिर्मयता, लुमिनोसिटी के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यह तारों की दूरी के ज्ञात करने का एक रास्ता है। किसी तारे में परिवर्तन इसलिए होता है, देखिए तारे में परिवर्तन, अब जैसे वो गैस क्लाउड से स्टेलर नेबुला से आया ना, आदि तारा प्रोटोस्टार, उसके बाद स्टार, तो किसी तारे में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि ये हम लोग भी जान चुके हैं कि हाइड्रोजन रूपी ईंधन धीरे धीरे घटने लगता है। अधिकांश यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए कि तारों में जो परिवर्तन होता है वो इसीलिए कि हाइड्रोजन रूपी जो ईंधन है वो धीरे धीरे कम होने लगा। और अधिकांश तारों की जो त्रिज्या है वो सूर्य की त्रिज्या का 10 से 20 गुना अधिक होता है। ऐसे तारों को गेंट स्टार, विशाल तारा कहा जाता है। और ये विशाल तारा कैसे है? अल्डबरान, साइरस, बीटा सेंचुरी, ये विशाल तारों में इनकी गिनती होती है। आगे कुछ तारों की त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का 50 से 250 गुना या इससे अधिक हो जाता है, तो इसको क्या हम लोग कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे अति विशाल तारा, जैसे बेगलगीज एवं एंटारिस, ये अति विशाल तारा में आते हैं। कभी कभी कुछ तारे दोलन करते हैं। दोलन का मतलब ये है कि यहाँ तारे हैं और इनका ये फैलाव ऐसे होता है और फिर ये संकुचन अपनी पूर्व अवस्था में आते हैं, मतलब ये फैल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, और ये क्रिया उनकी नियतकालिक होती है। ऐसे इस क्रिया के आधार पर उनको स्पंदन तारा कहा गया, जैसे सेफाइड तथा आर लायर। अब चूंकि तारे हैं और उसमें ऊर्जा है तो उसमें रंग भी होगा, उसका तापमान, कई बार हम लोग तापमान की बात करते हैं तो रंगों के आधार पर इनके तापमान को डिफाइन किया गया है। तारों का जो नियमित वर्ग क्रम है, स्पेक्ट्रम है, अर्थात तरंग दैर्घ्य, जो तरंग दैर्घ्य है इसके देखने का, उसके अनुसार विकिरण के वितरण तीव्रता के आधार पर तारों के रंग को ज्ञात किया जा सकता है। तारे के रंग से ही हम उसके तापमान को जान सकते हैं। जैसे रीजल का रंग नीला होता है, बेगा का प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है, कैपेला का रंग पीला होता है, बेटलगीज का रंग लाल प्रतीत होता है,
तथा अन्य तारों का रंग इन रंगों के बीच होता है। जैसे साइरस का रंग श्वेत नील हुआ, या आर्कटरस का रंग नारंगी होता है, नारंगी लाल होता है। तो क्या इस रंगों का तापमान पर प्रभाव पड़ता है? यस, बिल्कुल पड़ता है। जैसे आप एक मोमबत्ती जब जलाते हैं, आप मोमबत्ती तो जलाते होंगे ना, पहले लालटेन हुआ करता था। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपने एक मोमबत्ती यहाँ जलाई, और मोमबत्ती को जब आप देखते हैं यहाँ से जब मोमबत्ती को आप देखते हैं, ये मान लीजिए इस तरह से आप देख रहे हैं, तो इसमें 2-3 स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेंगे। ये ऊपर जो सबसे बाहर है वो लाल होगा, उसके बाद पीला होगा, फिर बैगनी होगा, फिर नीला होगा। इस तरीके के स्पेक्ट्रम आपको देखने को, विकिरण देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ जो लौ जल रही है, जो दीप जल रहा है, इस दीप में ही 2-3 स्पेक्ट्रम काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि टेम्परेचर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। ठीक है, तो इस आधार पर जब हम लोग देखेंगे कि रंग का तापमान से क्या संबंध है, तो देखा जाए कि लाल तारों का सतह पर तापमान जो होता है वो 28,000 केल्विन होता है, जबकि नीले तारों का सतह पर तापमान ऐसे। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग देख लें कि नीला जो है तो सतह पर तापमान कितना होगा। यदि ये रंग है तो सतह पर तापमान क्या होगा। नीला रंग तो ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। 50,000 से लेकर के 28,000 केल्विन यदि तापमान है किसी तारे का, तो उसका रंग नीला दिखाई देगा। यानी कि जो तारा नीला दिखाई दे रहा है तो सतह पर उसका तापमान 50,000 से 28,000 केल्विन। नीला श्वेत यदि है, नीला भी और श्वेत दिखाई दे रहा है, दीप्त दिखाई दे रहा है, तो 28,000 से लेकर के 10,000 केल्विन तक उसका सतह पर तापमान है। यदि श्वेत है, केवल श्वेत है, तो 10,000 से लेकर के 7,500 केल्विन तक उसका तापमान है। श्वेत और पीत मतलब सफ़ेद और पीला टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, तो 7,500 से 6,500 केल्विन उसका तापमान है। नारंगी यदि उसका रंग है तो 49,000 केल्विन से लेकर के 4,900 केल्विन से 3,500 केल्विन तक उसका तापमान है। यदि लाल दिखाई दे रहा है तो 3,500 केल्विन से 2,800 केल्विन तक तारे के सतह का तापमान है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि इन रंगों का इस तापमान से असर, तापमान से संबंध है। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि तारों के रंगों का संबंध किससे है, तो तारों के रंगों का संबंध तारों के सतही तापमान से है, उसके सतह पर कितना तापमान है उससे है। और यदि यहाँ पर यह तापमान दे दिया और पूछे कि ये तापमान है तो तारे का रंग कैसा होना चाहिए, तो नीला होना चाहिए। जैसे सूर्य की सतह का तापमान 55,000 से लेकर के 60,000 के बीच में होता है और उसका रंग पीलापन लिए होता है। तो यहाँ है ना, वहाँ डिग्री सेल्सियस, यहाँ केल्विन में। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब एक चीज़ देख लिया जाए, अगले क्लास के लिए एक लाइन हम लोग ये जोड़ेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, चूंकि अब इसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम लोग आकाश गंगा को पढ़े, अभी खगोलीय पिंड को ही पढ़ रहे थे। वो आकाश गंगा में तारों को हम लोग पढ़े। अब तारों के बाद हम लोग सौर मंडल पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये लाइन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कहीं भी किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को खगोलीय इकाई माना जाता है। और खगोलीय इकाई का मान क्या है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 0.496 इंटू ये इसका मान होता है। इस तरह से ब्रह्मांड टॉपिक पर आज क्रमशः तीसरी कक्षा रही हम लोगों की, तारों का जीवन चक्र और उसकी विशेषताएं।
आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।